लक्ष्मी की उम्र 18 साल की थी। स्वभाव से थोड़ी अल्हड़ थी, मगर दिमाग की खूब तेज। अपने अच्छे बुरे की पूरी समझ थी उसे। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसा नहीं था कि उसके पिता आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, उनके पास उसको पढ़ाने की शक्ति नहीं थी। दरअसल गाँव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई ही होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, मगर शहर में महिलाओं के साथ होने वाली तरह तरह की घटनाओं की खबर से उनका मन आशंकित रहा करता था। इसलिए उसके बापू उसे शहर नहीं भेजना चाहते थे। इसी कारण तेज दिमाग होने के बावजूद लक्ष्मी की पढ़ाई छूट गई थी। लक्ष्मी के परिवार में उसके माता पिता और छोटा भाई गोपी था, जो गांव के स्कूल की 4th क्लास में पढ़ता था। एक दिन, लक्ष्मी 1 बजने को आए हैं, जाकर गोपी को स्कूल से ले आ और ये ले 50 रुपए। बनिए की दुकान से 1 किलो चीनी लेती आना और उसके 10 रुपए पहले के बाकी हैं, वो भी दे देना उसे। और जल्दी आना, आज मैंने खीर बनाई है। लक्ष्मी पैसे लेकर घर से निकल पड़ती है। पहले वो बनिए की दुकान पर गई और बनिए से बोली, 1 किलो चीनी देना और पहले के 10 रुपए बाकी हैं, उसे भी रख लेना। 10 नहीं, 20 रुपए बाकी थे। नहीं, सिर्फ 10 रुपए बाकी थे। पिछले महीने की 15 तारीख को ले गई थी, मुझे उल्लू मत बनाओ। इतनी चालाक है तू हैं? अपने बापू से बोल खेती बाड़ी छोड़कर मुनीमगिरी शुरू कर दे। नमस्ते मैडम, मैं गोपी को लेने आई हूँ। आज माँ ने मुझे भेजा है। अरे लक्ष्मी, तू इतनी होशियार है, तू अपने बापू को बोलती क्यों नहीं तुझे आगे पढ़ने शहर भेज दे। मैंने 10वीं तक पढ़ ली, यही बहुत है। बापू मुझे शहर ना भेजेंगे, उनको डर लगता है। चल गोपी। और फिर लक्ष्मी गोपी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल देती है। घर में लक्ष्मी अपने माँ, बापू और गोपी के साथ खाना खा रही थी। ले लक्ष्मी, खीर खा ले। आज न कोई त्योहार है न कोई उत्सव, फिर तूने ये खीर किस खुशी में बनाई है माँ? पड़ोस के गांव से आज तेरे लिए रिश्ता आया है। माँ, मैं तुझे और बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या तेरे लिए कोई घर जमाई ढूंढे हैं? हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अरे लड़का खूबसूरत है, अपनी जमीन है, खूब खुश रखेगा तुझे। लक्ष्मी कुछ न बोली, बस आंसू की 2 बूंदें उसकी आंखों से निकलकर धरती में समा गईं। ठीक समय पर लक्ष्मी का ब्याह हो गया। विदाई के समय वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। मेरी बच्ची, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तेरी माँ बापू हमेशा तेरे साथ है। माँ बापू का सर हमेशा ऊंचा रखना। लक्ष्मी ने इस बात की गांठ बांध ली। उस दिन से उसकी साड़ी के पल्लू में गांठ बंधी हुई हमेशा दिखाई देती थी। लक्ष्मी का पति महेंद्र लक्ष्मी को सिर आंखों पर बिठा कर रखता था। उसके ससुराल में सिर्फ उसके सास ससुर और पति ही थे। उनकी 5 बीघे जमीन थी। उसी पर महेंद्र खूब मेहनत करता था, मगर उस 5 बीघे में 2 बीघा उसके ममेरे भाई जितेंद्र का था, जो दूसरे गाँव में रहता था। उसने अपनी जमीन महेंद्र को बटाई पर दे रखी थी और हर महीने 2 महीने में हिसाब करने आया करता था। एक दिन इसी तरह जितेंद्र हिसाब किताब करने आया। अरे ओ लक्ष्मी, जितेंद्र आया है, जरा चाय तो पिलाओ। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर वहाँ आई। जितेंद्र ने चाय लेने के बहाने लक्ष्मी के हाथ को गंदी नियत से छू लिया। लक्ष्मी के हाथों से चाय छूट गई और उसने आव देखा न ताव एक जोरदार लात जितेंद्र को जड़ दी। अरे पागल हो गई है क्या? है? अरे बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है क्या तुझे? शर्म लाज भूल गई है क्या? है? चाय के बहाने मुझे छूता है? अच्छे बुरे की परख है मुझ में। आज हाथ छूता है, कल को कमर में हाथ लगाएगा। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर मारूंगी। तेरे जैसे शैतान को समय रहते शांत कर देना चाहिए। अरे ओ महेंद्र, ला मेरी जमीन वापस कर। मुझे तेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। अजी दे दो इसका हिस्सा इसको और भगाओ इस शैतान को। न ही ऐसे शैतान की दया चाहिए, वरना ये लोग ना जाने क्या क्या मांग बैठे। लक्ष्मी का रौद्र रूप देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसने जल्दी से जितेंद्र की जमीन के कागज उसे देकर उसे वहाँ से रफा दफा कर दिया। लच्छो रानी, गए 2 बीघे अपने हाथ से, अब कैसे गुजारा होगा? अरे खूब अच्छे से गुजारा होगा। कल से घर का काम खत्म कर मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी। देखना, कुछ ही दिनों में हमारी उस जितेंद्र से भी कहीं ज्यादा जमीन होगी। महेंद्र जानता था कि लक्ष्मी एक बार जो कुछ ठान लेती है उसे जरूर पूरा करती है। उसने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, अगले ही दिन से लक्ष्मी महेंद्र के साथ खेत पर जी तोड़ मेहनत करने लगी। वो 2 आदमियों का काम अकेली कर देती थी। उसकी लगन देखकर गाँव के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। धीरे धीरे उनके 3 बीघे खेत से 10 बीघा खेत हो गए और ये सब हुआ लक्ष्मी के कारण। उसके सास ससुर गर्व से सारे गांव में कहते फिरते थे, खुद लक्ष्मी मैया हमारी बहुरिया बनकर आई है, हमको फक्र है अपनी बहुरिया पर।
धीरे धीरे वक्त बीता रहा। गांव में लक्ष्मी की इज्जत बढ़ती गई। इसी बीच एक अनहोनी हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चों को लक्ष्मी की गोद में छोड़ महेंद्र हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। कुछ दिन तक तो लक्ष्मी बेसुध रही, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। लक्ष्मी ने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता, वो अपने पल्लू में बंधी गांठ को देखती थी। इससे उसे हिम्मत मिलती थी। लक्ष्मी ने एक डरी सहमी विधवा बनकर जीना कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारे गाँव के लिए जीती थी। एक दिन जब उसके पड़ोस में रहने वाली सती को जब उस पति शराब पीकर मार रहा था, तब वो उसके पास गई और बोली, तुझे भगवान ने ये हाथ क्या सिर्फ रोटी बेलने को दिए हैं? दे घुमाकर एक झापड़ इस शराबी को। आज अगर तू चुप रही तो सारी जिंदगी तुझे नरक में रहना पड़ जाएगा। इसी तरह जब रघु और केदार में अपने माँ बाप को रखने को लेकर झगड़ा हुआ, तो वहाँ भी लक्ष्मी ने ही फैसला करते हुए कहा, जो अपने माँ बाप को सम्मान के साथ अपने घर में रखेगा, उसे ही अपने बाप की जायदाद मिलेगी। गांव वालों ने भी उसकी इस बात का समर्थन किया। हर बार कोई फैसला करने से पहले वो अपने पल्लू में बंधी गांठ को जरूर देखती। वो गांव की सरपंच तो नहीं थी, मगर उसका रुतबा किसी सरपंच से कम नहीं था। लोग सरपंच की बात भले ही न माने, लेकिन लक्ष्मी के फैसले को कभी कोई टाल नहीं पाता था। इसी तरह समय बीतता रहा और अब लक्ष्मी 70 बरस की हो गई। उसके बेटे अब अफसर बन गए थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। दोनों बेटे और बहुएं लक्ष्मी का पूरा सम्मान करते। लक्ष्मी जो बात एक बार बोल देती उसे ही सब मानते थे। एक दिन दोनों बेटे उसके पास आए और बोले, अम्मा, अब तुम हमारे साथ शहर चलकर रहो। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो, शहर में तुम अपनों के साथ रहोगी ना? नहीं बेटा, जब सारी उम्र इस गांव में निकाल दी तो अब शहर जाकर क्या करूंगी? यहाँ भी तो सब अपने हैं बेटा, इनको छोड़कर कैसे जाऊं? और इस घर में तेरे पिता की यादें भी तो हैं। इस घर में तेरे पिता मुझे डोली में लाए थे। अब तो अर्थी में ही मैं यहाँ से निकलूंगी। फिर भी दोनों बेटे लक्ष्मी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। अरे, तुम लोगों को लगता है कि यहाँ मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? तो जाओ, गांव के बनिए की दुकान पर जाकर बस इतना बोल दो कि अम्मा की तबीयत खराब है। बात दोनों बेटों की समझ में नहीं आई। फिर भी लक्ष्मी के कहे अनुसार उन्होंने बनिए की दुकान पर जाकर बोल दिया। बोलने भर की देर थी कि क्षण भर में ही सारा गांव लक्ष्मी के घर पर इकट्ठा हो गया। कोई दवाई लेकर आया था तो कोई डॉक्टर को बुला लाया था। ये देखकर दोनों बेटे समझ गए कि उनकी माँ यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी ने सारे गाँव का भला किया था, इसलिए उसके हर सुख दुख में सारा गाँव उसके साथ खड़ा हो जाता था। दिव्या बेटा, बुआ जी, मौसी और सभी रिश्तेदारों को सामने वाले हॉल में ही भेज दो। भावना आ गई है, वो वहीं सबका मेकअप कर देगी। मम्मी, मुझे भावना से तैयार नहीं होना, बहुत ही सस्ता मेकअप यूज करती है वो। मैं तो मार्केट में जो नया ब्यूटी पार्लर खुला है वहीं तैयार होने जा रही हूँ। आप हो जाना उस भावना से तैयार। चल निधि, हम तैयार होने चलते हैं। आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है, इतनी सस्ती ब्यूटी पार्लर वाली से थोड़ी तैयार होंगी मैं। इस लड़की का दिमाग भी पता नहीं कहाँ रहता है। भावना इतना अच्छा मेकअप करती है, मेरी खास सहेली की बेटी है, कोई बाहर की तो है नहीं। इतने सालों से हमारे घर आ रही है। जब भी कहीं जाना होता है, बेचारी को एक बार फोन में लगाती हूँ और झटपट चली आती है। आज तक इसने कभी मना नहीं किया मुझे। मैं ही चली जाती हूँ तैयार होने। बहन जी, मुझे मेहमानों के बीच पहले पहुंचना है। मैं जरा भावना से जूड़ा बनवाकर साड़ी पहन लेती हूँ, नहीं तो वैभव के पापा गुस्सा करेंगे कि अभी तक तैयार नहीं हुई। भावना बेटा, एक काम कर, तू पहले मुझे ही तैयार कर दे, बाकी सब रिश्तेदारों को एक एक कर तैयार कर देना। ठीक है आंटी जी, आइए मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ। आंटी जी, ये मैं ताजे गुलाब के फूल लाई थी, आपके जूड़े में लगा देती हूँ। आंटी जी, अंकल आपको बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। आ रही हो बेटा। थैंक यू भावना, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। चल अब तू ना इन सबको भी तैयार कर दे, तब तक मैं वैभव के पापा के पास जाती हूँ। बारात के निकलने का समय हो रहा है, सब मेहमानों को भी देखना है। और तू भी कुछ खा ले, बहुत देर से मेकअप कर रही है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया सुषमा, ये शादी नहीं होगी। पर हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मेहता साहब का फोन था, उनकी बेटी पूनम और तुम्हारी होने वाली बहू अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। सारी बिरादरी में हमारी बदनामी हो जाएगी। सारे मेहमान आ गए हैं। वैभव की शादी नहीं हुई तो सब मेहमान बातें बनाएंगे। वैभव की शादी होगी और आज ही होगी। मेरी नजर में एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की है। मैंने एक बार पहले भी उसके बारे में जिक्र किया था, पर वैभव को पूनम पसंद थी, इसलिए मैं चुप हो गई। तुम कहीं भावना की बात तो नहीं कर रही?
तुम्हारी सहेली की बेटी जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है। माँ, तुम भावना के साथ मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? वो भावना जो हॉल में सब रिश्तेदारों का मेकअप कर रही है। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। भावना में कमी क्या है? उसकी माँ मेरी बचपन की दोस्त है। भावना भले ही हमारे जैसी अमीर नहीं, पर दिल की बहुत अच्छी है, और हमारे पास इस बदनामी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैभव, तुम्हारी माँ शायद ठीक कह रही है। तुम्हें भावना से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने सुजाता को शादी में बुलाया था, वो पहुंचने वाली होगी। भावना तो यही है। मैं उसे एक अच्छा सा शादी का जोड़ा देकर तैयार होने के लिए कहती हूँ। वो बहुत अच्छी है, मेरी बात मान जाएगी। सुषमा भावना के मम्मी पापा और भावना से सारी बात करती है। वैभव भी बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए तैयार होता है और भावना की शादी वैभव से हो जाती है। सब कुछ अचानक हुआ तो सब कुछ संभलने में वक्त तो लगना ही था। मम्मी, आपने इस भावना की शादी भैया से करवा तो दी, पर मैं इसे अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी, और भैया भी इस लड़की से शादी करके खुश नहीं है। दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। वैभव भी भावना से शादी होने पर गुस्से में था। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। तुम्हें मम्मी शादी करके लाई है, बस उन्हीं से मतलब रखो। मेरे से बात संभालने की कोशिश भी मत करना। भावना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर आज तुमने हमारे घर की इज्जत रख ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया। भावना सब कुछ हालातों की मजबूरी समझकर चुप हो जाती है। सुषमा भावना को बहुत प्यार करती थी। भावना इसी बात से बहुत खुश थी। मम्मी जी, मैं ब्यूटी पार्लर के लिए निकलती हूँ। कुछ दिनों से पार्लर बंद है तो सभी के फोन आ रहे हैं। हाँ हाँ भावना बहू, काम तो पहले जरूरी है, तुम समय पर जाओ। और हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दिए थे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया तो ये खा ले। मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आप जैसी माँ समान सास मुझे मिली। मेरी बहू भी तो अच्छी है। चल अब जल्दी से ब्यूटी पार्लर पहुंच, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। इतना घटिया ब्यूटी पार्लर है, सारा दिन मक्खियां मारती होगी और दिखा तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती हो। दिव्या, भावना अब तुम्हारी भाभी है, उसके लिए तमीज से बात करो। भावना ब्यूटी पार्लर आ जाती है। वैभव के ऑफिस में भी सबको पता चल जाता है कि वैभव की शादी एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से हुई है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वैभव के ऑफिस की छुट्टी होती है, तभी वैभव के बॉस का फोन आता है। जी सर, गुड इवनिंग। वैभव, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प सर? सब ठीक तो है? वैभव, मतलब हेल्प मुझे नहीं, मेरी मिसेस को चाहिए थी। वो आज ट्यूसडे है और बाजार बंद है। मेरी वाइफ ने जिस पार्लर में बुकिंग की थी वो आज क्लोज है। उस पार्लर वाली को कहीं बाहर जाना पड़ा। अब आसपास के भी पार्लर बंद हैं। हमें नजदीकी रिश्तेदारों में आज फंक्शन में जाना है और मेरी वाइफ को साड़ी बांधनी नहीं आती है। मुझे पता चला था कि तुम्हारी वाइफ का ब्यूटी पार्लर है। अगर वो मेरी वाइफ की मदद कर देती है, मतलब तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भावना को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाइफ को गाड़ी में तुम्हारे घर भेज देता हूँ। सर, मैं खुद भावना को आपके घर ले आता हूँ, आप परेशान मत होइए। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे घर ही आ जाओ। मैंने भावना को इतना गलत बोला है, अब उसे किस मुंह से कहूं कि वो बॉस की वाइफ को तैयार करने के लिए मेरे साथ इनके घर चले। मैंने सब सुन लिया है, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे 2 मिनट बस मेकअप किट रखना है। वैभव भावना को लेकर अपने बॉस के घर जाता है। भावना वहां जाकर बॉस की पत्नी को रेडी कर देती है। भावना, तुम तो बहुत सुंदर मेकअप करती हो। मैं तो अब तुम्हारी परमानेंट क्लाइंट बन गई हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सकी। वैभव सचमुच अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। वो भावना से सॉरी बोलता है। सॉरी भावना, मैंने तुमसे बहुत गलत व्यवहार किया। नहीं नहीं, आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखा बेटा, भावना कितनी अच्छी लड़की है। आखिर मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। मम्मी, ये देखो, मेरी फ्रेंड मेरे लिए न्यू कंपनी की ब्लीच लेकर आई है। उसने कहा ये ब्लीच इंस्टेंट है, लगाते ही 5 मिनट में असर कर देती है। कल मेरे कॉलेज का फेयरवेल है, मैं सोच रही हूँ यही ब्लीच लगा लूं। दिव्या, ये ब्लीच अच्छी कंपनी की नहीं है। मेरे पास भी कोई इसे बेचने के लिए आया था, पर इस ब्लीच के बारे में मैंने सुना हुआ था। कई लोगों के फेस पर इस ब्लीच को लगाकर रिएक्शन हो गया और एलर्जी हो गई। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत बोला करो, मैं यही ब्लीच लगाऊंगी। दिव्या भावना की बात को अनसुनी कर देती है और ब्लीच लगा लेती है, पर ब्लीच लगाने के कुछ देर बाद ही दिव्या के फेस पर एलर्जी हो जाती है और उसका फेस लाल हो जाता है। ये क्या,
मेरे फेस पर ये एलर्जी कैसे हो गई? मेरा फेस तो पूरी तरह से लाल हो गया है। उफ, और खुजली भी बहुत हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो कॉलेज फेयरवेल में पहुंचना है। भावना ने तुम्हें मना किया था कि ये ब्लीच मत लगाओ, पर तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? भावना से पूछो, शायद उसके पास इस एलर्जी को दूर करने का कोई उपाय हो। भावना भाभी, मेरी मदद करो, मेरा तो पूरा फेस एलर्जी से भर गया है। मुझे शाम को फेयरवेल के लिए पहुंचना है। घबराओ नहीं दिव्या, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये एलर्जी ठीक करने वाली टैबलेट खाओ, बाकी मैं तुम्हारे फेस पर एक पैक लगा रही हूँ, इससे तुम्हारे फेस को ठंडक मिलेगी। भावना इसी तरह दिव्या को कुछ आरामदायक चीजें देती है, जिससे कुछ ही घंटों में दिव्या का फेस बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू भावना भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, आपका कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया। आप मेरी सबसे प्यारी भाभी हो, सबसे प्यारी भाभी और सबकी प्यारी बहू भी। इतना प्यार देखकर भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिव्या को गले से लगा लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।